हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप पूरी देखें और बिना स्किप किए अच्छे से देखें तो। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो है एक वायरल डिजीज़ के बारे में, एक वायरल इन्फेक्शन के बारे में, जो कि बहुत कन्फ्यूजन वाली डिजीज़ है। क्योंकि बाहर से देखने पर इसे पता नहीं चलता है कि कौन सी बीमारी है। ऐसे नॉर्मली कोई भी इंसान देखे तो ऐसा लगता है जैसे फंगल इन्फेक्शन या कोई ब्लिस्टर्स हो सके हैं, थोड़े थोड़े फफोले हो रखे हैं। लेकिन जब भी डॉक्टर को दिखाते हैं तो पूरे डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि ये तो एक वायरल इन्फेक्शन है। तो आज हम बात करने वाले हैं HZ इन्फेक्शन यानी कि हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन के बारे में, जिसे कि सिंपली भाषा में सिंजल्स भी कहा जाता है। आप में से कई लोग इसके बारे में जानते होंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट। सो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन के बारे में और इसके सिम्टम्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में और इसके प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक पूरी देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों हर्पीज जोस्टर वही वायरस है जो कि चिकन पॉक्स बीमारी भी करता है, यानी इसी वायरस से चिकन पॉक्स बीमारी होती है और हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन भी इसी से होता है। अगर बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में तो इसमें सबसे मेनली चीज़ जो दिखाई देती है वो है छोटे छोटे ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं, जो कि स्टार्टिंग फेज में हमें समझ ही नहीं आते हैं कि ये क्या बीमारी होती है। क्योंकि जब ये शुरू होते हैं तो छोटे से दांत के जैसे दिखाई देते हैं, फंगल इन्फेक्शन के जैसे दिखते हैं, बिल्कुल माइनर से ब्लिस्टर्स दिखते हैं शुरुआत में और फिर धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं और 2-3 दिन में ही ये फफोले जैसे बन जाते हैं, बड़े ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और ये देखने पर ऐसे लगते हैं जैसे किसी कीड़े ने काट लिया हो। लेकिन ये रियलिटी में एक वायरल इन्फेक्शन है। जब भी हम डॉक्टर को दिखाएंगे तब पता लगेगा हमें कि ये HZ इन्फेक्शन होता है। और इसका और सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें पेन दिखाई देता है। अब इसमें पेन इतना सीवियर होता है कि ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ऑर्गन डैमेज की वजह से हो रहा है। इसमें पेन बाहर से नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे इंटरनल पेन हो रहा है, क्योंकि इसमें नर्व डैमेज की कंडीशन देखने को मिलती है और इसमें न्यूरोटिक पेन होता है। तो नर्व का पेन ऑब्वियसली बहुत तेज होता है, क्योंकि जिस भी अफेक्टेड एरिया में ये इन्फेक्शन हुआ है उसके आसपास बहुत बड़े एरिया तक इसमें पेन दिखाई दे सकता है। और हम अगर डॉक्टर को दिखाकर ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं तो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये सिंजल्स तो मिट जाते हैं, ये इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन पेन काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। और इसके अलावा उस स्थान पर रैसेज और ईचिंग भी दिखाई देती है, हल्की हल्की सी खुजली होती है उस स्थान पर, तो जिससे बार बार खुजाने का मन करता है। लेकिन इससे खुजाने से बचना चाहिए, बार बार टच करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो ब्लिस्टर्स फूट गए तो वह दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक जाने का खतरा रहता है। और जहाँ जहाँ वो फ्लूइड लगेगा, उन ब्लिस्टर्स का फ्लूइड जहाँ जहाँ ऑर्गन पर लगेगा, जिस जिस हाथ या पैर या पीठ पर या गर्दन पर जहाँ भी लगेगा वहाँ सेम वही इन्फेक्शन हो जाएगा और इस तरह पूरी बॉडी पर होने के चांसेज है। इसलिए ये बीमारी जनरलाइज्ड भी हो सकती है, तो इसे स्क्रैच करने से बचना चाहिए हमें। और अगर आगे बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो इसमें कुछ ड्रग्स दी जाती है प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा ही दी जाती है। तो इसमें एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती है, मल्टीविटामिन ड्रग्स दी जाती है, पेन किलर्स दी जाती हैं और साथ में इचिंग के लिए भी दवाइयाँ दी जाती है और एक लोशन भी दिया जाता है। तो बात करें उन ड्रग्स के बारे में तो इसमें एसाइक्लोवीर 800 mg की टेबलेट दी जाती है, जो कि दिन में 5 बार लेनी होती है। तो आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे कि ऐसी कैसी दवा है जो दिन में 5 बार लेनी है। हाँ, मैंने भी जब पहली बार इसे लिया था दवा को तो मैं भी कंफ्यूज था कि 5 बार लेना काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और वो भी 800 mg की दवा दिन में 5 बार। मैं भी एक बार इस दवा से ग्रसित हो चुका हूँ और इसमें कैसा फील होता है ये मुझे पता है, कितना पेन होता है, कितना सीरियस हो सकता है और कितनी दवाएं इसमें लेनी पड़ती है ये मुझे अच्छे से पता है। इसलिए दिन में 5 बार 800 mg की टेबलेट ली जाती है और इसके अलावा मल्टीविटामिन की टेबलेट ली जाती है, जो कि दिन में 1 बार ली जाती है, और मिथाइल कोबालामिन टेबलेट भी सुबह शाम ली जाती है। इसके अलावा सिट्राजिन टेबलेट दी जाती है, जो कि इचिंग के लिए दी जाती है। सिट्राजिन और मोंटेलुकास्ट कॉम्बिनेशन में दी जाती है, तो वो दिन में 1 बार लेनी होती है। आप इवनिंग के टाइम पर ले सकते हैं अच्छे इफेक्ट के लिए। और इसके साथ साथ ही सबसे मेन जो ड्रग है वो पेन के लिए है। तो पेन के लिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पेन के लिए सिर्फ NSAID ड्रग्स ही आती है, जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक ही आती है। लेकिन ऐसी दवाएं लेने से इसमें दर्द पर कोई असर नहीं होने वाला है, इसका दर्द कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें होता है न्यूरोटिक पेन। और न्यूरोटिक पेन के लिए एक स्पेशल ड्रग आती है जिसका नाम है प्रेगाबिलिन। तो प्रेगाबिलिन नाम की एनाल्जेसिक दवा इसमें दी जाती है, जो कि पेन को कम करती है और ये सुबह शाम दी जाती है। और जो इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सिर्फ 5 दिन के लिए दिया जाता है, फिर उसके बाद इफेक्ट देखा जाता है कि इससे थोड़ा असर हुआ या नहीं। अगर इससे नहीं असर हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स दवाइयाँ चेंज करेंगे या डोज बढ़ाएंगे। और इन सब दवाओं के साथ साथ एक केलामाइन का लोशन भी दिया जाता है। केलामाइन एक सिरप के जैसे बॉक्स में आता है
जो कि लोशन फॉर्म में होता है, जो जहाँ भी ब्लिस्टर्स हो रहे हैं उस जगह पर लगाना होता है। और अगर सिंपली भाषा में समझे तो केलामाइन एक तरह का जहर है जिसे हमारे माउथ के कांटेक्ट से या आईज या नोज इनके कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। साथ ही बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए क्योंकि एक तरह का जहर है जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। और ये जो केलामाइन का लोशन है ये सिर्फ टॉपिकल यूज किया जाता है, यानी स्किन के ऊपर ही यूज किया जाता है। इसे कभी भी कट वाली जगह पर नहीं लगाना और कभी भी मुंह के अंदर नहीं जाने देना है, क्योंकि एक बार इंजेस्ट हो गई बॉडी में तो काफी सीरियस साइड इफेक्ट कर सकता है। इसलिए बच्चों से पहुंच से दूर रखें और हमारे सेंसिटिव ऑर्गन से बचाए रखें। इसे सिर्फ टॉपिकल यूज के लिए हैं और इसका इफेक्ट इतना है कि यह जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनको सुखा देते हैं और जो ब्लिस्टर्स अगर फूट गए हैं तो उससे फैलने वाले इन्फेक्शन को ये रोक लेते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं वो इससे वायरस को मार देते हैं। और जब भी अगर ये ब्लिस्टर्स फूटेंगे तो ये दूसरी जगह फैलने से बचेंगे। और साथ ही जब भी ब्लिस्टर ठीक होने वाले हैं, इन्फेक्शन ठीक होने वाला होता है, लोशन उस जगह को अच्छे से सुखा देते हैं ताकि ये इन्फेक्शन दोबारा फिर से ना हो। और ये दवा जनरली या तो शुरू से स्टार्टिंग से दी जाती है या फिर ब्लिस्टर्स थोड़े कम होने लग जाते हैं तब दी जाती है। और अब आगे बात करें कुछ प्रिवेंशंस के बारे में, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन से हम बच कैसे सकते हैं। तो इससे बचने के लिए कुछ टिप्स अपनानी पड़ेगी, जैसे कि हमें हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लो हाइजीन की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा जो भी इन्फेक्टेड इंसान है उसके कॉन्टेक्ट से हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन के कंट्रोल में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन्फेक्शन हमारे भी होगा। और वायरल इन्फेक्शन तो वैसे ही तेज़ी से फैलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़े लंबे टाइम में फैलते हैं क्योंकि उनका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है, लेकिन सीरियस बीमारी करते हैं, जबकि वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो काफ़ी स्पीड से फैलते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो उनको लिमिट कर दें या फिर बंद कर दें, क्योंकि ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड की वजह से ही ये बीमारी नॉर्मली होती है। जिन लोगों में स्टेरॉइड ज़्यादा यूज होता है वो बीमारी उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहिए, आपको ऐसी डाइट ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, क्योंकि लो इम्यूनिटी की वजह से वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेरे भी काफ़ी दिनों से स्टेरॉइड थेरेपी चल रही थी, क्योंकि मेरा एलोपेशिया एरिएटा हो गया था। इसकी वजह से स्टेरॉइड दवाइयाँ चला रखी थी डॉक्टर ने, और इसी की वजह से इन्फेक्शन मुझे देखने को मिला। तो ये इन्फेक्शन लगभग 1 महीना लगा देता है ठीक होने में। इस इन्फेक्शन में हर 4-5 दिन में डॉक्टर को फॉलोअप कराना रहता है, बार बार दिखाना रहता है, ताकि डिजीज़ की जो प्रोग्रेस है या डिजीज़ के प्रोग्नोसिस से ठीक होने की जो रेट है वो अच्छी चल रही है या नहीं। अगर कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है तो दवाइयाँ चेंज हो सकती हैं या फिर दवाइयों की डोज बढ़ सकती है। तो प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेते रहें, टाइम टाइम पर डॉक्टर को दिखाते रहें। और इस बीमारी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रॉपर सावधानियाँ रखते हैं तो। सावधानियों के रूप में आपको सिर्फ इतना करना है कि ब्लिस्टर्स को फूटने नहीं देना है और उनको स्क्रैच नहीं करना है, बार बार वहाँ खुजली नहीं करनी है, क्योंकि नाखूनों के साथ लगकर भी इन्फेक्शन दूसरे ऑर्गन पर लग सकता है। और इसके अलावा जो भी आपके कपड़े हैं, टॉवल्स हैं, डेली यूज की चीज़ें हैं, उनको दूसरों को यूज़ करने नहीं देनी है और दूसरे लोगों के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा नहीं आना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपसे दूसरों तक भी जा सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सी जानकारी थी एचआईवी इन्फेक्शन यानी कि हर्पिल जोस्टर या सिंजल्स के बारे में। अगर आपको जानकारी कुछ काम की लगी है या फिर कुछ समझ में आया है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है इसमें, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और कुछ काम की जानकारियों के साथ। तो चैनल का बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेगी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।